हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका फिनोलॉजी टिकर में। एवरीबॉडी इज एक्साइटेड फॉर बजट। फर्स्ट फेब को जो बजट आने वाला है, सबको बहुत एक्साइटमेंट है कि कौन से सेक्टर्स अफेक्ट होंगे, उसके हिसाब से कौन से स्टॉक्स अफेक्ट होंगे। आज के इस वीडियो में हम उन सेक्टर्स की बात करेंगे जहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, जहाँ पर अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, प्लस उनके रिलेटेड कौन से स्टॉक्स पे अफेक्ट हो सकता है। बिकॉज वी एज एन इन्वेस्टर, हमको एंड में इसी से मतलब है कि कौन से स्टॉक्स में अफेक्ट हो सकता है। सो लॉन्ग टर्म में कौन से सेक्टर्स में अफेक्ट होगा, प्लस उससे रिलेटेड कौन से स्टॉक्स में अफेक्ट होगा, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्टर जहां पर पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, दैट इज़ हेल्थ केयर सेक्टर। अब हेल्थ केयर सेक्टर एक ब्रॉड सेक्टर है। इसके अंदर आपका R&D कंपनीज आ जाती है, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ जाती है, मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज आ जाती है, हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, आपके डायग्नोस्टिक्स जो कंपनीज हैं वो आ जाती हैं। अब कोविड-19 में हमने देखा कि हम लोग रिसर्च में बहुत पीछे हैं, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि R&D को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, अलग पैसे अलोकेट किए जाएंगे इन R&D वाली कंपनीज को जो न्यू ड्रग्स बनाएंगी या जो रिसर्च में इन्वॉल्व है। अब इसको कैसे किया जाएगा कि जो उन इक्विपमेंट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ड्यूटी और नेसेसरी कंपोनेंट्स को कम की जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी उन कंपोनेंट्स पे कम हो जा रही है, तो हमारा जो इक्विपमेंट्स बनाने का खर्चा है वो कम हो जाएगा। सो ऐसे केस में दिस इज वन पॉजिटिव चीज़। देन दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, जैसे अगर आपको मेडिकल डिवाइसेस पता है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉली मेडिक्योर एक लिस्टेड कंपनी है, ये मेडिकल डिवाइसेस बनाती है। तो अगर आप इंडिया में देखोगे, अगर एक डायलिसिस करके जो मशीन होती है वो 90% इंपोर्ट की जाती है, क्योंकि इंडिया में वो जो मशीन है वो बनती ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी मशीन्स होगी जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारी मशीन्स हम इंडिया में बनाएं, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। सो ऐसे केस में बहुत सारी PLI स्कीम्स इन कंपनीज को दी जाएगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग दीज डिवाइसेस इन इंडिया। तो जैसे मैंने कहा कि पॉली मेडिक्योर कंपनी एक है जो लिस्टेड है। अगर मैं लिस्टेड कंपनीज की बात करूँ, पॉली मेडिक्योर एक कंपनी जो लिस्टेड है, इन कंपनीज को अगर ये PLI स्कीम्स ऑप्ट करती है, इन कंपनीज को फायदा होगा। अगेन ऐसी बहुत सारी अलग मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज हैं, उन सबको फायदा होगा। सेकंड सेक्टर जहां पर बहुत पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, दैट इज रिन्यूएबल सेक्टर। अब आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज की तरफ जा रही है, एंड ऐसे केस में क्योंकि गवर्नमेंट से भी यहाँ पर बहुत सपोर्ट है, प्लस एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है खूब स्पॉटलाइट में आया है। एक ये चीज़ होगी। प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट खूब कोशिश कर रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा पुश किया जाए। इसके वजह से जो कैपेसिटीज़ है रिन्यूएबल एनर्जी की वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, और आगे भी गवर्नमेंट इस रिन्यूएबल एनर्जी को खूब पुश कर रही है। सो ऐसे केस में जब मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करती हूँ तो यहाँ पर सोलार पैनल्स की बात होती है। तो अब यहाँ पर कौन से स्टॉक्स अफेक्ट हो सकते हैं? अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत जो कंपनीज डायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी से डिपेंडेंट हैं या उससे कनेक्टेड हैं, सो ऐसे केस में उन कंपनीज को खूब फ़ायदा हो सकता है। प्लस यहाँ पर अगर मैं थोड़ा प्रॉक्सी प्ले ले लूँ, जैसे आपकी जो केबल्स एंड वायरिंग वाली कंपनीज हो गई, उनको भी पॉजिटिवली अफेक्ट हो सकता है। कैसे कि यहाँ पर जहाँ पर सोलार पैनल्स या सोलार या रिन्यूएबल एनर्जी की बात आती है, यहाँ पे वायरिंग का काम काफ़ी बढ़ जाता है। सोलार पैनल्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे केस में ये जो केबल्स एंड वायरिंग वाली कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, आपको पता है KEI हो गई, उनको पॉजिटिवली अफेक्ट हो सकता है। एक और चीज़, यहाँ पर मैं जो भी स्टॉक्स बोल रही हूँ ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि कौन से स्टॉक्स में पॉजिटिवली अफेक्ट हो सकता है। सो जैसे मैं कह रही थी कि बहुत सारी केबल एंड वायरिंग कंपनीज हैं जो इंडिया में लिस्टेड है, जिनको ये पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है अगर वो कंपनीज इन सेक्टर से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। तो नेक्स्ट सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गवर्नमेंट हमेशा हर बजट में इंफ्रा पे पैसा खर्चा करती है, और ये ज़रूरी भी है। अब यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जैसे रेलवेज़ है वहाँ पर कैपिटल आउटले 15% से इंक्रीज़ होगा। ये पैसा न्यू लाइन्स ले करने में लगाया जाएगा। प्लस यहाँ पे रोड्स में ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वीक है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। तो हर साल आप देखोगे इंफ्रा पे पैसा खर्चा किया ही जाता है। अब यहाँ पर जैसे आपका क्योंकि इंफ्रा पे पैसा खर्चा हो रहा है,
तो यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज, आपकी स्टील इंडस्ट्री, इसको अफेक्ट होगा। अब अगर आप डायरेक्टली सीमेंट और स्टील पे अगर आपको पैसा नहीं लगाना है, उन कंपनीज पे पैसा नहीं लगाना है, तो क्या आप प्रॉक्सी प्ले में खेल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेलवेज़ की बात हो रही है, रेलवेज़ में क्योंकि रेलवेज़ की तरफ पैसा आउटले इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो ऐसे केस में वायरिंग्स एंड केबल्स पे ये पॉजिटिवली अफेक्ट हो सकता है। तो यू नो व्हाट आर द कंपनीज इन्वॉल्व। अब आपको ये देखना है कि जो कंपनीज़ हैं, जैसे आपका पॉलीकैब हो गया, KEI हो गया, या तो ऐसे केस में क्या ये कंपनीज़ रेलवेज़ को केटर करती है वहाँ पे, ये एक चीज़ हो गई। प्लस मतलब वहाँ पे वायरिंग एंड केबल्स को क्या केटर करती है, ये एक चीज़ हो गई। सेकंड चीज़, जैसे मैंने कहा सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, इन कंपनीज़ को अफेक्ट होगा। अगर आप इनमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो क्या आप प्रॉक्सी खेल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी मैं कह रही हूँ RHI मैग्नेसिटा। अब ये कंपनी डिपेंड करती है स्टील इंडस्ट्री पे, डिपेंड करती है सीमेंट इंडस्ट्री पे, डिपेंड करती है, क्योंकि ये मैग्नीशिया ब्रिक्स बनाती है। तो आपका जब भी स्टील इंडस्ट्री में ये मैग्नीशिया जो ब्रिक्स है, ये जो रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स है बेसिकली, ये यूज़ होते हैं। सो RHI मैग्नेसिटा बेसिकली रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये जो रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स है, जब भी स्टील बनता है तो वो फर्नेस में ये रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। सो ऐसे केस में जैसे अगर स्टील अच्छा परफॉर्म करती है, अगर स्टील इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ होती है, तो अगेन वहाँ पर रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे एंड दिस विल बेनिफिट RHI मैग्नेसिटा। अगेन मैं यहाँ पर कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूएशन को टच भी नहीं किया, और इन्वेस्टिंग में वैल्यूएशन काफ़ी मैटर करता है। तो अगर आपको सीखना है कि कैसे वैल्यू किया जाता है कंपनीज़ को, तो आप क्वेस्ट बाय फिनोलॉजी पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमने वैल्यूएशन मॉडल्स कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, प्लस कौन सी कंपनी को कैसे वैल्यू करना चाहिए और कैसे वैल्यूएशन मॉडल्स यूज़ करना चाहिए, आप वो ज़रूर जाके हमारी वेबसाइट पर चेक इन कीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो जैसे मैं कह रही थी कि ये जो कंपनीज हैं, इसमें हम वैल्यूएशन पे टच नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कैसे इन कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जिनको अफेक्ट होगा, प्लस जो EPC वाली कंपनीज है उनको भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर से खूब फायदा होगा। तो नेक्स्ट इंडस्ट्री जहाँ पर खूब फायदा हो सकता है, दैट इज़ EV इंडस्ट्री। अब यहाँ पर EV बहुत स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो अपने EV व्हीकल्स लेके आ रही है, एंड इवन स्टार्टअप्स जो हैं वो अपने EV व्हीकल्स लेके आ रहे हैं। इवन गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को खूब पुश कर रही है थ्रू इंसेंटिव्स एंड डिस्काउंट्स। अब यहाँ पर इवन अगर आप 2022 में देखोगे, एंड इफ यू कंपेयर इट विद 2021, यहाँ पे EV सेल्स का रिकॉर्ड राइज हुआ है। एंड 2019 में गवर्नमेंट ने 36th जो GST काउंसिल मीटिंग था, वहाँ पर GST रेट स्लैश किए थे फ्रॉम 12% टू 5%। इवन यहाँ पर चार्जेस एंड चार्जिंग स्टेशन पे भी फ्रॉम 18% टू 5% यहाँ पे GST स्लैश हुआ था। लेकिन जो EV का सबसे मेन चीज़ है, दैट इज़ लिथियम, जो आपके आयन बैटरीज है, वहाँ पर अगर आप देखोगे अभी भी GST इज़ 18%। और जो बैटरी है वो पूरा जो EV व्हीकल है उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट कंट्रीब्यूट करता है। सो ऐसे केस में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या जो EV इंडस्ट्री है उनको ये उम्मीद है कि ये जो GST है ऑन योर लिथियम बैटरीज उसको कम किया जाए, क्योंकि इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, इससे जो एंड कॉस्ट है EV व्हीकल का वो कम होगा। एंड इवन ये जो बैटरीज है ये चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं, जिससे जो इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी भी आ जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेक्टेशंस कि इस जो कॉस्ट है, ये जो बैटरी का कॉस्ट है, उसको कम किया जाए थ्रू कैसे, जो GST रेट स्लैश होंगे। प्लस 2015 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था फेम इंडिया स्कीम, जिसके वजह से यहाँ पर प्रमोट किया गया था EV इंडस्ट्री को, ताकि वहाँ पर ग्रोथ हो। एंड सेकेंड फेज इम्प्लीमेंट किया गया था इस फेम इंडिया स्कीम का विथ आउटले ऑफ 10,000 crore। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो फेम इंडिया स्कीम है इसको बढ़ाया जाए, इसकी टाइमलाइन बढ़ाई जाए, क्योंकि ये 2024 में एक्सपायर हो जाएगा। प्लस सितंबर 2021 में PLI स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई थी फॉर EV इंडस्ट्री। सो यहाँ पर अगेन ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि EV इंडस्ट्री में अगेन PLI स्कीम्स लाई जाएगी। अब यहाँ पर कौन से स्टॉक्स अफेक्ट हो सकते हैं? एक तो डायरेक्टली उन कंपनीज पे हमें बेट करना चाहिए जो EV व्हीकल्स है वो बना रही है, या अगेन प्रॉक्सी प्लेयर्स, कि मान लो जो EV व्हीकल्स वाली कंपनीज हैं जो EV व्हीकल्स बना रही है, उनको जो कंपोनेंट्स बेचती है उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर EV व्हीकल्स वाली कंपनीज को फ़ायदा होगा तो इन कंपोनेंट्स वाली कंपनीज को भी फ़ायदा हो गया। जैसे सोना कॉमस्टार हो गया आपका, या FEM इंडस्ट्री हो गया। सो अगेन FEM इंडस्ट्रीज़ जो आपकी लाइटिंग है, ऑटोमोटिव लाइटिंग्स हैं, उधर केटर करती हैं। प्लस जो सोना कॉमस्टार है वो इंजिन्स में देती हैं, या अलग अलग मोटर्स प्रोवाइड करती हैं, या बहुत सारी अलग अलग जो गेयर्स हो गए, डिफरेंशियल गेयर्स हो गए, उधर सोना कॉमस्टार का ध्यान है। सो
क्या आप प्रॉक्सी प्ले में इन्वेस्ट कर सकते हो? अगेन यू हैव टू चेक। सो ये सारी कंपनीज हैं जो अफेक्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्टर है आपका रियल एस्टेट सेक्टर। अब यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो टैक्स स्लैब्स है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, जिसके वजह से लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहेगा। दिस विल बूस्ट द ग्रोथ इन इकोनॉमी। अब जैसे कि अगर आप इस गवर्नमेंट का देखोगे, ये लास्ट बजट है, सो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी राहत मिल सकती है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। प्लस यहाँ पर ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसकी तरफ ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जिसकी वजह से जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको अच्छे से अफेक्ट हो सकता है। अब ऐसे केस में अगेन यही चीज़ हो जाती है कि आप डायरेक्ट कोई भी रियल एस्टेट कंपनीज़ पे बेट करो। अगर आपको उनकी अकाउंटिंग नहीं समझ में आती है, उनके बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आते, तो आप अगेन प्रॉक्सी खेल सकते हो। बिल्डिंग सेक्टर्स हो गया, आपका जो बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर हो गया, राइट, या केबल्स एंड वायर्स हो गए अगेन। सो इन सारी जो कंपनीज है, जो प्रॉक्सी प्लेयर्स है, इनको पॉजिटिवली अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट सेक्टर इज डिफेंस सेक्टर। यहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर पे ध्यान रहेगा। यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया जाएगा, प्लस एक्सपोर्ट्स को भी पुश किया जाएगा। जैसे यहाँ पे हर साल अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट डिफेंस पे तो खर्चा करती है अगेन, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर R&D जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे हम लोग स्पेस रिसर्च पे बहुत सारी अलग अलग PLI स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी, स्पेशली रिलेटेड टू स्पेस रिसर्च। प्लस यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बात हो गई, प्लस यहाँ पर लोकलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। सो उस अराउंड आपका स्पेस रिसर्च हो गया, उस अराउंड PLI स्कीम्स लेके आएंगे। प्लस क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के अराउंड यहाँ पर बजट में डिफेंस सेक्टर में एलोकेशन दी जाएगी। सो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिस्टेड है, जिससे इन कंपनीज को फ़ायदा ज़रूर होगा। प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी इस बजट में ध्यान दिया जाएगा, जिसके वजह से बहुत सारी एग्रोकेमिकल कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। सो ये कुछ सेक्टर्स थे जहाँ पर बजट के बाद इनमें पॉजिटिव चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। प्लस उसके रिलेटेड हमने कुछ कंपनीज़ की भी बात की। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।